पाठ 3 घीसा। प्रस्तुत रेखा चित्र में घीसा ही इसका प्रमुख पात्र है। संपूर्ण रेखा चित्र घीसा के इर्द गिर्द ही घूमता है। घीसा एक ऐसा बालक था जो लेखिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले गरीब बच्चों में सबसे होशियार था। वह लेखिका द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करता है। वह अपना कुर्ता देकर लेखिका के लिए भेंट में तरबूज लेकर आता है। उसकी अबोधता, भोलेपन तथा निस्वार्थ भावना से लेखिका बहुत हैरान होती है। अंत में घीसा भगवान को प्यारा हो जाता है। लेखिका को वैसा शिष्य ढूंढने पर भी फिर कभी न मिला। गंगा पार झुंसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है। उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते हैं। है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को मैं इस खंडहर और इसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं, सुख से काट देती हूँ। ग्वालों के बालक जो गायें भैंसों को बहकते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ते, गडरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस ओर बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते, और व्यर्थ ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। कह नहीं सकती कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्र हो गए, और वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में, कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे, पर घीसा उनमें अकेला ही रहा। पढ़ने, उसे सबसे पहले समझने, उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगने देने, स्लेट को चमचमाती रखने और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके समान कोई चतुर न था। शनिचर के दिन ही वह अपने छोटे और दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही पेड़ के नीचे डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतारकर बार बार झाड़ पोंछकर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही, लगी कांच की दवात, टूटे निब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम को पेड़ के कोटर से निकालकर यथास्थान रख दिया जाता, और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराले विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाते। मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मैंने बिना कपड़ों का प्रबंध किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे कि तैसे ही सामने थे, केवल कुछ गंगा जी में मुंह इस तरह धोआए थे कि मैल अनेक रेखाओं में विभक्त हो गया था। कुछ ने हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से लगते थे, और कुछ मैले फटे कुर्ते घर ही छोड़कर ऐसे अस्थि पंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे। पर घीसा गायब था। पता चला कि कल रात को माँ को मजदूरी के पैसे मिले और आज सवेरे वह सब काम छोड़कर पहले साबुन लेने गई, अभी लौटी है। अतः घीसा कपड़े धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना, और अभागे के पास कपड़े ही क्या थे।
जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं, मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका धुल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर में पड़ा था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल से 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह प्यास से जाग गया था। इतने में मुल्लू के काका ने नदी पार से लौटकर दरवाजे से ही अंधी बुढ़िया को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। तब घीसा को गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के काका के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही न चला और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। वह सोचकर आया था कि अब वह गुरु साहब को किसी तरह भी ना जाने देगा। जब मुझे उन लोगों को छोड़कर जाना था, तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ पढ़ने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियां रखकर गिना जाए या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। तभी मैंने बहुत दूर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। वह कुछ और नहीं बल्कि नंग बदन घीसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले आ रहा था, जिसमें बीच के कुछ कटे भाग में से भीतर की ईर्ष्यत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। घीसा के पास न पैसा था न खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माँ के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था जिसकी नजर उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से थी। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और आज घीसा तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इसीलिए कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफेद ना हो इसीलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, ले जाएं तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार में अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब पता चला कि घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं।